नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में। तो लास्ट वीडियो में हमने आपको करंट अफेयर के बेसिस पे जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस है उसको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो शुरुआत में हम हमारे जिस फॉर्मेट का जो रूटीन है उसके अकॉर्डिंग शुरुआत में हम पहले लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि ग्रीनलैंड इज अ रीडिंग एंड ट्रूसलिंग into a new shape as it drifts northwest. In context to islands, tell us which is the largest island of the world. आपका क्वेश्चन सिर्फ यही है कि सबसे लार्जेस्ट आइलैंड वर्ल्ड का कौन सा है। तो इसका आंसर है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन है कि मैकेनिकल एलिफेंट टू बी अनवील्ड एट 1000 Pillar Jain Temple in Mudbidri. In context to same tell us दिलवारा फेमस टेम्पल बिलोंग्स टू विच रिलीजन। यानी दिलवारा फेमस जो दिलवारा टेम्पल है वो किस रिलीजन से बिलोंग करता है। तो इसका आंसर है जैन। इसका आंसर होगा फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन का जैन। अगला क्वेश्चन देखिए कि अहमदाबाद कोर्ट ने रूल्स दैट राइट टू एजुकेशन एक्ट फुली अप्लाइज टू प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स। यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है वो प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स जो होते हैं वहां पे भी अप्लाइड है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट के तहत लाया गया था। तो थर्ड क्वेश्चन का जो आपको बताना था कि राइट टू एजुकेशन किस अमेंडमेंट से लाया गया है। तो इसका आंसर क्या है 86th अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए कि इंडिया इज पास्ट अर्जेंटीना 10-9 टू विन कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप। ये पोलो कप हुआ था कोग्निवेरा इंटरनेशनल कप जिसमें इंडिया अर्जेंटीना 10-9 को हराया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है, इस पोलो के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा मुगल किंग है जो पोलो खेलते मर गए थे। आप इसका आंसर मुझे लग रहा है कि आपने बिल्कुल सही दिया होगा, क्योंकि आप हिस्ट्री वाले में तो ये जरूर पढ़ते होंगे कि पोलो खेलते वक्त कुतुबुद्दीन ऐबक जी की हत्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि पोलो खेलते वक्त किस मुगल शासक, मुगल नहीं किस राजा ने इस, हालांकि क्वेश्चंस में इस तरह के मुगल किंग नहीं लिखना चाहिए था, इसमें नॉर्मल किंग लिख देना चाहिए था, क्योंकि मुगल तो बाद में है। कुतुबुद्दीन ऐबक तो गुलाम अमन जो स्लेवेज डेंसिटी उस टाइम का है। फिर भी इसमें याद रखिए कि कौन सा ऐसा सुल्तान जो ऐसे या कौन सा ऐसा शासक है जो पोलो खेलते मर गए थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक याद रखना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा कि साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड एन इंटायरली न्यू वे टू रेफ्रिजरेट। यानी एक नया तरीका बनाया है, जनरेट किया है जिससे रेफ्रिजरेट किया जा सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना है कि कौन सा ऐसा गैस है जो रेफ्रिजरेटर को कूलिंग करने का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताना था कि जो रेफ्रिजरेटर में जो कूलिंग का जो प्रोसेस है उसमें कौन सा गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन देखिए, यह हमने लास्ट वीडियो में जो करंट अफेयर जो पढ़ा था उससे भी रिलेटेड है कि साइक्लोन मोंथा टू इंटेंसिफाई इनटू सीवियर स्टॉर्म आईएमडी इशूज रेड अलर्ट फॉर ओडिशा, आंध्रा एंड छत्तीसगढ़। हमने बताया था आपको कि मोंथा का नाम कैसे पड़ा था। अगर नहीं अगर आपको याद नहीं है तो एक बार पीछे जाके वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है कि नाम कैसे रखे जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन बताना है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इसी के बेसिस पे इन स्टेटमेंट्स को देखिए कि जेट स्ट्रीम्स अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली सम cyclone eye developed an eye inside the eye the temperature is greater than 18 to 26 and the dew point is less than 0 सेल्सियस। देखिए ये क्वेश्चन है, एक बार यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, ये यूपीएससी की प्रीलिम्स में भी पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड है, लेकिन आप इसको अगर नॉर्मली अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर है जेट स्ट्रीम्स को लेकर साइक्लोन्स को लेकर तो नॉर्मल हो जाएगा। पहली बात तो इससे वहां पे नहीं होता है। हाँ, सम साइक्लोन डेवलप एंड आई और 28 डिग्री सेल्सियस तो चाहिए, क्योंकि सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस ऊपर होगा तो ही साइक्लोन
फॉर्मेशन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 3 यानी सी। अगला क्वेश्चन है कि एक रिसेंट स्टडी से पता चला है कि significant a recent study has shed light on significant shifts in the ecology and highly पैथोजन avian H5 इन्फ्लुएंजा वायरस, H5 इन्फ्लुएंजा वायरस है उसके बारे में स्टडी ने किया है, और इस रिवीलिंग अ चेंज इन द देयर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर जो चेंज हुए हैं उसके बेसिस पे कुछ कुछ क्वेश्चन गए हैं, खासकर H5 इन्फ्लुएंजा वायरस के ऊपर क्वेश्चन है, उसको देखिए। पहला स्टेटमेंट है कि अवियन इन्फ्लुएंजा इज ऑफन रेफर टू एज स्वाइन फ्लू, यानी जो एवियन इन्फ्लुएंजा है वो स्वाइन फ्लू के भी नाम से रेफर किया जाता है। क्या लग रहा है आपको, इस स्टेटमेंट सही है कि एवियन इन्फ्लुएंजा इज ऑफन रेफर टू एज स्वाइन फ्लू? इसका आंसर गलत है ये। और 1996 में हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ये सही है। और H598 वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन इंडिया इन नवंबर 2025, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओनली 2 and 3 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रिसेंटली डेंगू केसेस हैज बीन सर्ड सिग्निफिकेंटली इन सम स्टेट लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु, यानी अचानक से अभी रिसेंटली में डेंगू के केस बढ़ने लग गए हैं। कहाँ कहाँ, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु में। अब इसी के बताना है आपको, डेंगू से ही रिलेटेड है कि इन ट्रॉपिकल रीजन्स जीका वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय द सेम मॉस्किटो दैट ट्रांसमिट्स डेंगू, यानी क्या जीका वायरस उसी तरीके से हो रहा है, फैल रहा है जिस तरह से डेंगू है, यानी जो ट्रॉपिकल रीजन्स में जो जीका वायरस डिजीज है सेम मॉस्किटो से ट्रांसफर हो रहा है जो कि वही डेंगू कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट है सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जीका वायरस डिजीज इज पॉसिबल, यानी जीका वायरस सेक्सुअल ट्रांसमिशन से भी फैल सकता है। तो इस 8वें का क्वेश्चन का आंसर होगा, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसका मतलब यानी कि बी 1 and 2। तो ये 8 क्वेश्चन आपको दिए गए थे लास्ट वीडियो में, जो को आपको बताना था कि आपको आंसर देना था। आई होप आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया होगा इस क्वेश्चंस का। अब हमारे जो डेली करंट अफेयर प्रोग्राम्स में जो हम सेगमेंट फॉलो करते हैं कि हम आपको करंट अफेयर के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, इससे आपका दो चीज क्लियर हो जाता है, एक तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है और दूसरा जो करंट अफेयर में जितने भी न्यूज में टॉपिक्स रहे हैं तो वो करंट अफेयर के डोमेन में भी याद हमें हो जाता है। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए कि प्रोफेसर रविंद्र कोरिस्टर हु वाज सिलेक्टेड फॉर राज्योत्सव अवार्ड 2021, यानी राज्योत्सव अवार्ड 2024 में इनको सिलेक्ट किया गया था, किनको, रविंद्र कोरिस्टर को। और ये किस फील्ड में रिनाउंड स्कॉलर है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 5 सेकंड आप टाइम लीजिए, थोड़ा सोचिए इसका आंसर क्या होगा। आप करंट अफेयर रेगुलरली पढ़ ही रहे होंगे। चलिए, इसका आंसर है आर्कियोलॉजी। आई होप आर्कियोलॉजी का मतलब आपको पता होगा। आर्कियोलॉजी होती है एक ऐसी स्टडी जिसमें हम पास्ट के जो कुछ क्या क्या चीजें हुई हैं उसके स्टडी करते हैं थ्रू बेसिस ऑफ रिमेन्स मटेरियल, यानी क्या क्या जो हमें जमीन के भीतर जो मटेरियल्स मिले हैं उससे हम पास्ट के पिछले पास्ट में क्या क्या हुए थे, क्या सिविलाइजेशंस थे और मतलब क्या क्या उनका फॉर्म रहा हुआ, क्या वो भगवान को गॉड को वर्शिप करते हैं कि नहीं। जिस तरह से हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं। तो आर्कियोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोफेसर रविंद्र कोरिस्टर है उनको राज्योत्सव अवार्ड 2025 दिया गया है इस फील्ड में, आर्कियोलॉजिकल में। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आप 5 सेकंड में दीजिए और ऑब्वियसली इसका आंसर आप करेक्टली ही देंगे, मुझे पता है। मुझे लगा 5 सेकंड की भी अब जरूरत नहीं पड़ी होगी, इसका आंसर आपने खटाक से दे दिया होगा, जस्टिस सूर्यकांत। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनसे पहले यानी 52nd चीफ जस्टिस कौन थे, जो हालांकि बहुत ज्यादा न्यूज में थे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है विच पोर्ट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट टू शिप LNG bunkering
पोर्ट फैसिलिटी, यानी एक ऐसे पोर्ट का नाम बताइए हमारे भारत में जो इंडिया की पहली शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसका आंसर आप 5 सेकंड में सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि एलएनजी बंकरिंग क्या होती है। सोचिए एक बार। चलिए इसका आंसर, हालांकि विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट है जो कि केरला में है। आखिर ये होता क्या है शिप टू शिप एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी? देखिए, शिप टू शिप में होता है, शिप टू शिप नाम से पता चल रहा होगा, एक ये शिप है मान लीजिए और एक ये शिप है, ठीक। अब इस शिप में एलएनजी बंकरिंग में क्या होता है, इस दो वेसल्स के बीच में एलएनजी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, मतलब एलएनजी यहां पर लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस को ट्रांसफर करना होगा। तो कैसे करना होगा, ये दोनों जो वेसल है वहीं पे ही पोर्ट के पास ही रहेंगे, ऑब्वियसली थोड़े ऐसे पार्ट में जहां पे वो रह सके, और वहां पे जहां यहाँ पे ट्रांसमिट करने में आसानी हो वहां पे रहेंगे, और वहीं पे खड़े होके बंकरिंग, बंकरिंग में मतलब होता है सबसे नीचे वाले हिस्से से इस दोनों के बीच में, वो विसल्स, दो विसल्स है उसके बीच में नेचुरल जो लिक्विफाइड एलएनजी है वह ट्रांसफर किया जाएगा। तो यह होता है एलएनजी बंकरिंग फैसिलिटी, जो कि अभी विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट सी पोर्ट केरला में है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विच स्टेट इज होस्टिंग द 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 अंडर 17 बॉयज गर्ल्स एंड बॉक्सिंग, यानी कौन सा ऐसा स्टेट है जो 69th नेशनल गेम्स को होस्ट कर रहा है? तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप 5 सेकंड में सोचिए। चलिए इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 69th नेशनल स्कूल गेम्स 2025 अंडर 70 जो गर्ल्स और बॉयज दोनों के सेक्शंस में हुए थे, तो वो बॉक्सिंग में हुआ था, वो कहाँ हुआ था, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको कभी कभी जो क्वेश्चन पूछने के डायरेक्टली ऐसे तो पूछेगा नहीं, पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन किस तरह से पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको सीधा ऐसे पूछ दिया जाएगा कि क्या नेशनल स्कूल गेम्स 2025 हुआ था उसमें अंडर 17 में सिर्फ बॉयज का हुआ था या फिर गर्ल्स का हुआ था, और किस सेक्शंस में भी हुआ था। मान लीजिए कोई चार खेल दे देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा इसमें शामिल था, तो आपको हो सकता है कि उन तीनों चारों में से एक बॉक्सिंग दे दे, तो आपको बॉक्सिंग पर टिक करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही देंगे आप। क्वेश्चन है कि हु हैज अटेंड द नंबर 1 स्पॉट इन आईसीसी मेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग, यानी कौन सा ऐसा एक प्लेयर है जिसने अभी रिसेंटली में नंबर 1 स्पॉट आईसीसी मेंस में रैंक हासिल किया है, और वह सबसे ओल्डेस्ट बैटर है, मतलब सबसे ज्यादा उम्र का ऐसा व्यक्ति प्लेयर है जिसने नंबर 1 आईसीसी रैंकिंग स्पॉट हासिल किया है। तो उस खिलाड़ी का नाम क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ क्वेश्चन पढ़ते ही आपने इसका आंसर दे दिया होगा, रोहित शर्मा। ऑप्शन दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं गारंटी कर रहा हूं आपने इसका आंसर दे ही दिया होगा। ये देखिए, ऑप्शन सी रहे, पहला था जो रूट, फिर डेविड वार्नर, रोहित शर्मा। तो आप गारंटी रोहित शर्मा ही डालेंगे, क्योंकि आपको पता है इसका आंसर, आप अभी इसको फॉलो ही कर रहे हैं। अभी रिसेंटली में जो ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था उसमें उन्होंने जो शतक लगाया था, उसी टाइप उनका ओडीआई रैंकिंग फर्स्ट पे गया था, तो वो सबसे ओल्डेस्ट बने थे जो उन्होंने आईसीसी वर्ल्ड रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग में। अलग आपको एग्जैक्टली हर वक्त ये याद रखने नहीं रखना है कि कौन सा प्लेयर किस आईसीसी रैंकिंग पे फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, या फिर T20 में ओडीआई में कौन है, नहीं, ये इतने याद रखने की जरूरत नहीं है। जो अचानक से कभी न्यूज में आ जाएगा तब याद रखिएगा, और न्यूज में होने की वजह क्या है, कुछ ना कुछ ऐसा क्राइटेरिया होगा जो उससे उसका इंपॉर्टेंस बताता होगा। जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया कहता है क्योंकि वो ओल्डेस्ट थे, तो ऐसे ही कहीं होगा कि यंगेस्ट प्लेयर बना देंगे, या फिर कुछ ऐसा क्राइटेरिया जैसे कि मान लो जिसको पहले अभी जस्ट नया नया ही आया हुआ, 3000 रन कंप्लीट किया हुआ, उससे पहले ही फर्स्ट रैंकिंग में आएगा, तो इस तरह के मैटर होंगे। तो आप इसको याद रखिएगा। ऐसे ही स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड होता है,
बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड होता है एसएससी क्वेश्चन पूछने के लिए, और खासकर बैंकिंग में भी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 3 डे 34th मेला गदरी बेबियान डा इज बीइंग हेल्ड इन विच सिटी। इस क्वेश्चन जो गदरी बेबियान डा है वो किस सिटी में लगा, एक मेला है गदरी बेबियान डा, वो किस सिटी में लगाया गया है। 4 ऑप्शन है, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, पटियाला। इसका आंसर आप 5 सेकंड में सोच के बताइए आप हमें। चलिए, इसका आंसर है जालंधर, यानी सी। अब ये होता क्या है मेला गदरी बवेंदा, जो अभी जलंधर में हुआ है, यह 30 अक्टूबर से 1 नवंबर, और फिर उसके बाद भी चलेगा यह मेला। एक्चुअली में हुआ क्या था, जो गदर पार्टी है, जो उनका योगदान रहा है भारत की आज़ादी में, उसको ट्रिब्यूट देने के लिए, होमेज पे करने के लिए यह मेला हर साल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है जलंधर सिटी में। उस मेला का नाम मेला गदरी बबियानदा है। तो जो गदर पार्टी है, उसका योगदान हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या था नहीं था आपको पता होगा, फिर भी मैं एक ब्रीफ बता दूं। तो गदर पार्टी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 1913 में हुआ था यूएसए में, और उसके जो इम्पोर्टेंट लीडर उस टाइम पे थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, बाबा जो बाबा उडाना ऐसे कुछ नाम, बाबा सोहन सिंह बखाना, ये नाम याद रखिएगा, बाबा सोहन सिंह बखाना ने इसको स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उनका जो हर रोज एक एक डेली मैगजीन रिलीज करते थे, जो क्रिटिसाइज करते थे गवर्नमेंट को, खासकर उस टाइम की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको क्रिटिसाइज करते थे। और अपना जो मैगजीन था उसका नाम था गदर, और साथ में वो भी लिखते थे कि अंग्रेज राज दा दुश्मन, मतलब अंग्रेज राज का दुश्मन, एनिमी। तो गदर पार्टी का ऐसे मूवमेंट, फिर गदर पार्टी का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखता है पूरे वर्ल्ड में जाकर लोगों को बताना कि हाँ हमारी एक पार्टी है जो उनसे उनकी सारी बातों को बता रही है, लोग मीडिया में पहुंच रहा है सारी बातें। और 3 इंपॉर्टेंट लीडर उस टाइम पे जो आए थे, तारक नाथ दास, मौलवी बराकतुल्ला और विष्णु गणेश पेंगले एज इट्स मेंबर, यानी वो मेंबर थे 3। तो इन तीनों के यादों में और गदर पार्टी के यादों में और जो बखाना है उनके याद में, उनको ट्रिब्यूट करने के लिए जालंधर सिटी में हर साल नवंबर के महीने के आसपास जालंधर में एक मेला होता है, जिसे मेला गदरी बेबियांदा होता है। उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, जैसे कि पोएट्री होता है, बच्चे को फैंसी डे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बड़े बड़े चित्रकार आके उसमें पार्टिसिपेट लेते हैं, पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं स्कूल कॉलेजेस में, जलंधर सिटीज़ में। फिर उसके बाद वो इम्पोर्टेंट लीडर्स जो उस टाइम से जो रिलेटेड थे, उनके फैमिलीज के लोगों को बुला कर उनको पुरस्कृत करना, ये सब चीज़ें वहाँ पर होती है गदर मूवमेंट पार्टी जो, सॉरी, गदरी बबियानदा मेला, 24th बेबी मेला जो अभी हुआ है जलंधर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे 2025 हैज मार्क्ड विच बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी जो इस साल हम राष्ट्रीय एकता दिवस 2025 का मना रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि की याद में, तो यह इस बार उनकी कौन सी भी जन्मतिथि होगी या है। तो इसका आंसर आप सोचिए। ऑप्शन है ए 125th, बी 130th, सी 140th, डी 150th। आप एक बार 5 सेकंड लीजिए और इसका आंसर झट से दीजिए। तो इसका आंसर क्या है, 150th। देखिए, 100, 150, 125 ऐसे साल जब पूरे होते हैं ना, तो वो ज़्यादा न्यूज़ में हो जाता है, क्योंकि जो जनरली 129, 30th, 140th उतना ज़्यादा न्यूज़ सेलिब्रेशन नहीं होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं ना सिल्वर जुबली, प्लेटिनम जुबली, उसके पैटर्न पे चलते हैं। तो हम 150th बर्थडे को मना रहे हैं, इसीलिए न्यूज़ में था। सरदार वल्लभ पटेल का आज हम जो 150th डे मना रहे हैं नेशनल यूनिटी डे में, इस साल याद रखना है कि 150th डे था, ये तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट डे हो जाता है इस बार। अगला क्वेश्चन देखिए कि जो 8th इंटरनेशनल जो 8th क्वेश्चन देखिए, द इंटरनेशनल सैनिटी कॉन्फ्रेंस 3.0 वी केयर 2025 बिगिन एट विच प्लेस। यानी ये किस प्लेस पे हुआ है, आपको ये बताना है।
इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं, करनाल, बी ओल्ड गोवा, सी न्यू दिल्ली और डी चेन्नई। आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए खटाखट। तो इसका आंसर क्या है? ओल्ड गोवा। ये कहाँ हुआ है, यानी जो कहाँ सिटी स्टार्ट होने वाला है, या ओल्ड गोवा में होना है। जो वी के 2025 के है कि वह सैलिनिटी, जो खासकर सॉइल के और जो अ, जो फसल उगाने के लिए जो सॉइल में जो सैलिनिटी चाहिए, जो जितना ऊर्जा या फिर उतना मात्रा में जो फसल को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा तरीके अच्छे पैमाने पे हो, उसको लेकर पैमाने हासिल जो उनको देखने के लिए कि क्या है उसमें और कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव और बढ़ाई जा सकती है सैलिनिटी को लेकर। तो इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस हुई थी 3.0 वी केयर 2025। उसमें इन सब चीज़ों बातों पे ये ध्यान दिया गया था, और जो सॉइल है उनकी सैलिनिटी को लेकर इन सब चीज़ पे डिस्कशन हुआ था। तो करनाल की एक इंस्टीट्यूट है, सॉइल रिसर्च के ऊपर एक कोई इंस्टीट्यूट है, और गोवा की एक इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने मिलकर ये वी केयर नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। तो आप एक बार गूगल पे जाके वी केयर लिख के कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ज्ञात कीजिएगा, वहां से आपको और भी ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो जरूर याद कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट्स पुलिस हैज लॉन्च द फ्लैगशिप प्रोग्राम साइगर जोन, यानी किस स्टेट की पुलिस ने साइबर जागो नाम का इंटरनेट सेफ्टी का जो प्रोग्राम है उसको प्रमोट किया था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं पुलिस में से, हरियाणा पुलिस ने, या पंजाब पुलिस ने, या गुजरात पुलिस ने, या महाराष्ट्र पुलिस ने। 5 सेकंड में इसका आंसर आप देखिए। इसका आंसर क्या होगा? पंजाब। यानी पंजाब पुलिस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, साइबर जागो, जो कि इंटरनेट सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए था। याद रखना है, साइबर जागो एक ऐसा प्रोग्राम इंटरनेट सेफ्टी को लेकर था, वह पंजाब पुलिस ने स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि 10th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज के डेली करंट अफेयर में, कि अक्टूबर 2025 में इंडिया ने एक माइलस्टोन अचीव किया है एग्रीकल्चर ट्रेड में, और इसने फर्स्ट एवर जीआई टैग दिया है बाहर के देश को। तो उसमें से कौन सी ऐसी कंट्री है जिसको जीआई टैग दिया गया है? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, यूनाइटेड किंगडम, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, A B C D। आप ऑप्शन को ध्यान लगाइए, पहले क्वेश्चन को अच्छे समझिए। क्वेश्चन ये कहता है कि जीआई टैग अभी तक भारत सरकार राज्य की जो किस जगह से आई हुई है, कहाँ का है वो जो प्रोडक्ट है, उसको जीआई टैग दे रही थी। इस बार क्या हुआ, एक बाहर के कंट्री को जीआई टैग दिया है। तो बताना है कि वो बाहर की कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, जापान, B C यूनाइटेड स्टेट, D जर्मनी। अब चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए, 5 सेकंड में इसका आंसर लीजिए। तो इसका आंसर क्या है? यूनाइटेड किंगडम। यानी यूनाइटेड किंगडम इस बाहर की वर्ल्ड की पहली ऐसी कंट्री है जिसको जीआई टैग दिया गया है। देखिए, जीआई टैग आपको पता ही होगा कैसे दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, और क्या है जीआई टैग। जीआई टैग का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन, यानी एक ऐसा प्रोडक्ट किस जगह से ओरिजिन हुआ है उसके आइडेंटिफिकेशन को बताता है। मान लीजिए कोई, जैसे कि दार्जिलिंग टी है जो इंडिया की पहली जीआई टी टैग है, तो दार्जिलिंग टी यानी ये दार्जिलिंग की टी है। उसकी ओरिजिन के बेसिस पे इसके अलग स्पेसिफिकेशन, टी तो हर जगह होगी लेकिन उसकी एक स्पेशलाइजेशन होगी उस जगह की, उसकी वजह से, उसके ओरिजिन की वजह से, तो वह जीआई टैग दे दिया जाता है। तो जीआई टैग सबसे पहली बार किसको दिया गया था इंडिया में? दार्जिलिंग टी को। चलिए अब अगले सेक्शन में हम जाते हैं, हमारे
करंट अफेयर के टॉपिक में, जो कि रिलेटेड है हमारा अगला टॉपिक ऑफ द डे। जो हमने हमारे फॉर्मूले बताया था कि हम पहले 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो करंट अफेयर बेस्ड पे होगा, उसके बाद हम एक टॉपिक ऑफ द डे देखेंगे। तो हमारे टॉपिक ऑफ द डे में आज का क्या है, साइक्लोन। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है साइक्लोन, और लास्ट के जो वीडियो में हमने मंथा के बारे में बताया भी था, और यह टॉपिक ऑफ द डे बन के भी आज है हमारे लिए। इसमें टॉपिक ऑफ द डे में हमें बताया है क्यों पहले न्यूज में है, क्योंकि अभी साइक्लोन मंथा आया है और ये सीवियर साइक्लिंग स्टॉर्म है जो कि आंध्र प्रदेश के कोस्ट पे आना है, और ये इंटेंस रेनफॉल पावरफुल विंड्स लेके आएगा और एक्सटेंसिव डिप्रेशन कर रहा है कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में भी, तो सब एरियाज ऑफ तमिलनाडु ऑल्सो। तो कहाँ कहाँ पे इफेक्ट दे रहा है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में और तमिलनाडु में। नाम क्या है, मांथा। इसने किसने प्रपोज किया है, हम लास्ट वीडियो में देखा था, थाईलैंड ने। और इसका मीनिंग क्या होता है मांथा का थाई लैंग्वेज में, इसका मीनिंग होता है फ्रेग्रेंट फ्लावर, यानी ऐसा जो फ्लावर बने, ऐसा फूल जो बहुत ज्यादा खुशबू देता हो, तो वो मांथा है। और हमने लास्ट वीडियो में देखा भी था कि कैसे नाम दिए जाते हैं। तो हमने बताया था कि जो बॉडी है यहाँ पे नाम रखती है, उसका जो ब्रांच है न्यू दिल्ली में है। वहाँ पे जो नॉर्थ पैसिफिक, जो नॉर्थ इंडियन ओशियंस के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्रीज है, वो इस कंट्रीज के मेंबर होते हैं, जिसमें से 13 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें से इंडिया है, पाकिस्तान है, यूएई है, बांग्लादेश है, ये थाईलैंड है, मलेशिया है। ये सारी कंट्रीज क्या होती है, उन सभी के पास एक लिस्ट ऑफ 13 लिस्ट, मतलब हर एक कंट्री के पास 13 नाम होते हैं, जो अगला कोई माला ऐसा कोई तूफान आने वाला जो प्रिडिक्टेबल है, तो 13 नाम प्रपोज करती है। तो न्यू दिल्ली में जो बॉडी बैठी हुई है, उनके पास टोटल 169 नाम होते हैं, फिर उसमें से एक सजेस्ट करते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ इस बार ये रखेंगे कि यह रोटेटरी होता है। मान लीजिए इस बार थाईलैंड को मौका दिया गया उसका नाम से चूज करने का, तो या फिर अब अगली बार जो अगला नंबर है उसका, फिर अगला, फिर अब यह 13वां जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर जाके इसका नंबर आएगा। तो ये होता है, ऐसे नाम रखा जाता है साइक्लोन का हमारे नॉर्थ इंडियन पैसिफिक ओशन में। फिर इसको मॉनिटर करने के लिए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होती है आपस में, फिर उसको डिसाइड करती है, वो फिर अपने रीजन में डिसाइड करती है। ऐसा ना हो कि नाम का क्लैश हो जाए, क्योंकि हर एक कंट्री में कुछ और भी नाम तो बहुत सिमिलर हो ही सकते हैं, तो इसी के बेसिस पे नाम रखा जाता है। तो अब हम पढ़ रहे थे साइक्लोन के बारे में। तो साइक्लोन, तो एक बार देखिए साइक्लोन है क्या। हालांकि जो ज्योग्राफी के टीचर होंगे वो आपको अच्छे से समझाएंगे, फिर भी मैं एक रफ आइडिया आपको दे देता हूँ। देखिए साइक्लोन होता क्या है, एक बार मैं स्पेस बना लूँ ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मैं आपके थ्रू, देखिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ आपको होता क्या है। देखिए कुछ नॉर्मल नॉर्मल चीजें आपको याद रखनी है ज्योग्राफी में, और ये बेसिक चीजें हैं और आपको पता भी होना चाहिए। एक चीज हमेशा याद रखना है कि जो विंड है हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है, ये ध्यान रखना है हमेशा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये चीजें याद रखना है। अब आ जाइए नॉर्मल जो साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है उसको देखिए। ये सी का सरफेस है मान लीजिए, ठीक। तो पहली बात, साइक्लोन लाने के लिए कुछ कुछ कंडीशंस चाहिए, जैसे कि जो इस सरफेस का टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से हमेशा ऊपर ही होना चाहिए, यानी 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तभी यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन है, यानी कि अच्छा खासा गर्म चाहिए सरफेस को। जब ये 27 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा, आपको पता है कि पानी को गर्म होने में बहुत टाइम लगता है और ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है, तो 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बने रहने के लिए बहुत टाइम भी लगता होगा ऑब्वियसली। तो होता क्या है, ये टेम्परेचर जब बढ़ जाता है 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाता है, तो यहाँ पे लो प्रेशर, क्योंकि हाई टेम्परेचर जहां होगा वहां पर लो प्रेशर होगा, और जहां पे लो टेम्परेचर हो वहां पे हाई प्रेशर होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए अब ये जैसे मान लीजिए सरफेस गर्म हो गया, ठीक, ऑब्वियसली वाटर इवेपोरेट होगा, वहां से इवेपोरेट होगा तो यह एरिया क्या हो जाएगा, ये सारा क्या है, लो प्रेशर एरिया है। यहाँ से इवेपोरेट हुआ, ये लो प्रेशर एरिया कुछ बना रहेगा यहाँ पे। तो सराउंडिंग्स में क्या होगा, हाई प्रेशर होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वहां पे हाई प्रेशर सेट्स या विंड्स होंगे। तो हमने कहा था कि हाई प्रेशर विंड्स जो है हमेशा लो प्रेशर एरिया पे जाके सबमर्ज करेगा, तो ये सारे यहाँ पे आके कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये होगा क्यों, एक होता है ITCZ कन्वर्स जोन, यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्स जोन होता है। तो यहाँ पे सारे जो विंड्स है कन्वर्ज करने लग जाएंगे,
और कोरियोलिस फोर्स, कमेंट सेक्शन में बताइए कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, या फिर आप एक बढ़िया से पढ़िए कोरियोलिस फोर्स होता है क्या है। उस कोरियोलिस फोर्स की वजह से जो विंड है, जो लो प्रेशर विंड जो हाई प्रेशर लो प्रेशर की तरफ आया हमेशा, वह कुछ काउंटर क्लॉकवाइज के डायरेक्शंस में मूव करने लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। तो जब ये इस तरीके से मूव करेगा, और ये ऐसा जो इवेपोरेशन वाला जो साइकिल है बहुत लंबे अरसे तक चलता है, हमेशा बहुत टाइम लगता है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार में ऐसा हुआ तो साइक्लोन बनने ले जाएगा, नंबर ऑफ चेन्स बनते रहेंगे तब जाके साइक्लोन्स बन के तैयार होगा। और यह इसलिए साइक्लोन का जो नाम है ना, उस तरह से इसके ये स्नेक कॉइल के स्नेक के नाम पे ही रखा हुआ है, इसका मतलब ग्रीक वर्ड साइक्लोस ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पे ये इस तरह का बन जाता है। फिर देखिए, फिर अच्छे से एक बार देखिए क्या क्या हुआ। 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर था वहां पे, सरफेस गर्म हुआ, उसके जो वार्म एयर है वो अपवर्ड जाएगा, फिर यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होंगे, क्यों वहां पे जाके जब वार्म एयर ऊपर में जाके जब ठंडा होगा तो ऑब्वियसली क्लाउड फॉर्मेशन होगा। ये सिंपल सा इवेपोरेशन हम पढ़ते हैं जनरल साइंस में। तो जब ये फॉर्मेशन यहाँ पे बन के तैयार होगा, और साथ में यहाँ पे हमने कहा था कि लो प्रेशर एरिया है, तो जितने भी हाई प्रेशर एरिया के विंड्स है सारे यहाँ पे आके सबमर्ज होंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हाई प्रेशर जो विंड है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर की ओर बढ़ते हैं। तो हाई प्रेशर एरिया के सारे विंड्स यहाँ पे आके कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज क्यों करेंगे? क्योंकि ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन होता है, उसकी वजह से कन्वर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे हम ट्रॉपिकल साइक्लोन में बात करें तो यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में अगर ये होगा तो काउंटर क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में होगा। यही अगर नॉर्दर्न साउदर्न हेमिस्फेयर में हो तो एंटी क्लॉकवाइज इसका वो हो जाएगा डायरेक्शंस। लेकिन यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे मानिए कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है, क्योंकि हम एक बार मोन्था को पढ़ रहे हैं, उसी की कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर मान के चलते हैं, बी ऑफ बंगाल में है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे ITCZ होगा, ITCZ की वजह से ज्यादा इवॉल्विंग हो जाएगा ऐसे करके, और साथ में कोरियोलिस फोर्स होने की वजह से और भी ज्यादा वेबल होने लगेगा, और धीरे धीरे कर करके एक आई डेवलप कर देगा। तो आई जैसे ही डेवलप कर जाएगा, और ये जो प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है, तो उसकी वजह से एक अचानक से नहीं, मतलब ग्रेजुअली प्रोसेस की वजह से कुछ इस तरह का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ऊपर तो बादल है ही, तो ये इस तरह का होगा। और ये जब तक इसको वेबल करता रहेगा, जब तक सी का मान लीजिए सी है और ये सरफेस कोस्टल एरिया है, जब तक यहाँ पे आकर टकराएगा नहीं तब तक ये शांत नहीं होगा। तो ये जब भी आंध्र प्रदेश उड़ीसा तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में टकराएगा ये मोन्था, तो फिर ये शांत हो जाएगा, लेकिन तब तक वो हाईली डिस्ट्रक्शन कर चुका होगा। आप एक क्वेश्चन का हमेशा आप एक सोचते हो कि ज्यादा जो इंडिया का इस तरह का जो मैप अगर हम देखें तो ज्यादातर जो ये साइक्लोन वगैरह है हमेशा बे ऑफ बंगाल में ही ज्यादा आता है, अरेबियन सी में बहुत ही कम होता है। अगर नॉर्मल टाइम पे अगर नॉर्मल सिचुएशन भी देखें तो 5 में से साइक्लोन्स जो आते हैं, ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन होगा, तो 4 यहीं पे होगा, एक यहाँ होगा। इसकी पीछे वजह क्या है? सतपल सा वजह ये है कि जो हमारा ये इस तरह से है, यहाँ पे मान लीजिए म्यांमार का एरिया है, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, तो इस एरिया जो है वह लैंड मासेस से यानी कोस्टल एरिया से ज्यादा मतलब नजदीक है। तो होता क्या है, जो कोस्टल प्लेन्स है, जो ये प्लेन्स है, इतना गर्म होता है क्योंकि लैंड सबसे पहले ज्यादा गर्म होता है, उसके हीट होने की वजह से ये सरफेस भी गर्म हो जाती है। अगर यह ओपन एरिया में है तो धीरे धीरे करके गर्म होगा, उतना गर्म नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे यह लैंड मासेस गर्म होते ही इसको भी गर्म कर देता है, इसीलिए यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। ये होता है साइक्लोन का पूरा फॉर्मेशन जो अभी तक जो हमने पढ़ा। अभी आगे देखते हैं, कुछ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा था ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, और सदर्न हेमिस्फेयर में क्लॉकवाइज होता है। शायद मैंने उल्टा बता दिया तो उस टाइम पे, उसको ध्यान रख लीजिएगा एक बार। और ये लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। और साइक्लोन का मतलब ग्रीक वर्ड में एक साइक्लोस होता है, जो कि स्नेक, मतलब जो स्नेक का कॉइल होता है ना, स्नेक अपना जो मुर्शी मार के बैठ जाती है ऐसे करके, तो वो सारा यहीं पे होता है, इसकी वजह से इसका नाम रखा गया। और क्लासिफिकेशन देखें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन से और भी सारे टाइप साइक्लोन्स होते हैं जो आगे पढ़ते हैं, जो खासकर जो UPSC लेवल के ज्योग्राफी ऑप्शन तो उसमें भी होते हैं। नॉर्मल SSC लेवल में दे तो कुछ कुछ बातें याद रखने के लिए, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है ट्रॉपिकल साइक्लोन को डिफाइन करती है, और विंड स्पीड एक्सीडिंग 63 किलोमीटर पर आवर होगा तो ही। और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में वार्म एशियन सरफेस होता है। ये सारे कुछ कैटेगरीज जो मैंने आपको बताया भी था।
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इंटेंस लो प्रेशर में होता है और 5 से 20 लेटीट्यूड में होना के चाहिए। सब सारी चीजें आप कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना चाहिए। ये सारे इन्फॉर्मेशन है। और अगर हाल फिलहाल में हम देखें तो रिसेंट एग्जांपल में तो हुदहुद एक 2014 में आया था, तितली 2028 में, फानी 2019 में, अम्फान 2022 में आया है। ये सारे इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स आए हुए हैं। आईएमडी ने इसको डिपार्टमेंट है, रीजनल एक्सप्रेशन मेट्रोलॉजिकल सेंटर है, जो आरएसएमसी न्यू दिल्ली में है, वो साइक्लोन के नाम वाम रखने में ज्यादा करते हैं। और टर्मिनोलॉजी जो साइक्लोन्स का कर दिया गया तो चाइना सी और पैसिफिक ओशन में इसको टाइफून्स के नाम से जाता है। ये इंपॉर्टेंट याद रखेगा, चाइना सी और पैसिफिक ओशन को टाइफून कहते हैं। हरिकेन कहाँ कहते हैं? अटलांटिक और कैरेबियन रीजन्स में। और टोर्नेडो बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका और वेस्ट अफ्रीका में। और ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली कहा जाता है। इंडियन रशियन ओशियन रीजन में इसको तो नाम ही दिया गया है साइक्लोन के नाम से, ट्रैकोन साइक्लोन के नाम पे। ये है कुछ कुछ। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है मोस्टली बे ऑफ बंगाल में आता है और अरेबियन सी में भी बहुत कम ही देखने को मिलता है, क्योंकि अरेबियन सी में जो मॉनसून का जो नॉर्थ वेस्ट मॉनसून जाता है उसके जो मैकेनिज्म है ना, जो 27 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ने को उसको रोक देता है, वहाँ पे लो प्रेशर एरिया बनने ही नहीं देता है। उसकी वजह से वहाँ पे साइक्लोन कम आते हैं। लेकिन बंगाल के एरिया में, बंगाल बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको। उड़ीसा में हमेशा ज़्यादातर देखने को मिलता है। जाला की जो नाम है सुपर साइक्लोन 1999 का, वो बहुत ज़्यादा तूफान मचा के चला गया था, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करके गया था। हाल फिलहाल में 2019 में साइक्लोन फानी भी आया है। और आईएमडी की साइक्लोन वार्निंग डिवीजन न्यू दिल्ली में है, वो टाइमली फोरकास्ट बताती है कि कैसे कैसे होता है, और बाद में बताती भी है कि कैसे कितना कितना उसने लॉस पहुंचाया है। तो ये है आज का टॉपिक ऑफ द डे। अगला है मैप ऑफ द डे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। तो आज के मैप ऑफ द डे में हम पढ़ेंगे पोंग डैम वर्ल्ड सेंचुरी। पोंग डैम वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में कुछ कुछ पढ़ लेते हैं। न्यूज में किए हैं, क्यों है, एक बार हमने कहा था ना, न्यूज के अकॉर्डिंगली है। हम इसमें तय करेंगे कि कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सा लोकेशंस जो है न्यूज में है, और हम इसको पढ़ेंगे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने अभी रिसेंटली में एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया है कि एक एरिया को डिक्लेयर किया जाएगा बाउंड्रीज ऑफ पोंग डैम वर्ल्ड सेंचुरी में। पोंग डैम वर्ल्ड सेंचुरी के कुछ एरिया को 1 किलोमीटर में उस बाउंड्री को नोटिफिकेशन डिक्लेयर किया है कि वो एरिया ऑफ 1 डिक्लेरेशन पोंग डैम वर्ल्ड सेंचुरी में आएगा, जो कि कहाँ है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। और इस 1 किलोमीटर एरिया को इको सेंसिटिव जोन में डिक्लेयर किया है। यानी कि जो पोंग डैम का जो इको सेंसिटिव जोन है 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया है। इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? एक इको सेंसिटिव जोन ऐसा जोन होता है, एक बफर जोन होता है। जल्दी दरअसल होता है क्या है कि जो खासकर जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जोन में बांट दिया जाता है। जैसे बफर जोन होता है जहाँ पे ट्रांजिशंस देखे जाते हैं, लोग यहाँ से उधर करते हैं। इको सेंसिटिव जोन में होता है क्या है, एक 10 किलोमीटर का खासकर माना जाता है कि 10 किलोमीटर तक का एरिया जो होता है वह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का वह इको सेंसिटिव जोन होता है। लेकिन इन फ्यूचर उसको और भी बढ़ा सकती है सरकार, जैसे अब 1 किलोमीटर और बढ़ा दिया उसको। इको सेंसिटिव जोन है तो इको सेंसिटिव जोन में जो है आप नॉर्मली नहीं जा सकते ऐसे एज ए टूरिस्ट, आपको परमिशन लेने होंगे। और उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वहाँ के लोकल ट्राइबल्स को प्रोटेक्ट करने सरकार ध्यान देती है। वहाँ पे किसी तरह का माइनिंग वाइनिंग कुछ नहीं हो सकता है। ये होता है इको सेंसिटिव जो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है। एक बार पोंग डैम वाइल्ड सब सेंचुरी के बारे में कुछ कुछ ध्यान लेके, यह पोंग डैम जो महाराणा प्रताप सागर डैम से भी जाना जाता है उसके नियर में है। और यह मैन मेड रिजर्वायर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द पोंग डैम और द ब्यास रिवर पे जो पोंग डैम बना हुआ है उसी की वजह से जो मैन मेड रिजर्वायर बना, तो वो कौन था? महाराणा प्रताप सागर डैम। पोंग डैम इज द हाईएस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन इंडिया एंड वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1975। यानी अर्थ फिल्ड डैम सबसे बड़ा है ये। और इन 1983 में ये इंटायर रिजर्व वाज डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यानी इसी के आसपास जितने भी एरिया थे रिजर्वायर के आसपास को सभी को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। कब? 1983 में। फिर 1994 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब राष्ट्र के महत्व के हिसाब से इसको और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। और 2002 में इसको रामसर साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया। रामसर साइट्स के बारे में पता ही होगा आपको कि ऐसा साइट जो वर्ल्ड लेवल पे इसे दिखाया जाता है कि कोई सा ऐसा पीची लैंड हो जहाँ पे
पानी हो, मड जैसा हो या फिर लेक हो, उस तरह को रामसर डिक्लेयर किया जाता है ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसकी हेरिटेज को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला मैप ऑफ द वर्ल्ड के डे ऑफ मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेस्ट में देखें, जो आज का जो मैप ऑफ द डे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में जो किसी कारणों से न्यूज में है वो है येलोस्टोन कैल्डेरा। येलोस्टोन कैल्डेरा ना जो वेस्ट पार्ट ऑफ यूएसए में है। आप मैप अगर देखेंगे, चलिए मैप आपको दिखाई देता हूँ एक बार। ये है, ये यूएसए पूरा है एक तरह से, ठीक है। उसमें नॉर्थ अमेरिका के यूएसए पार्ट के वेस्टर्न इलाके में है कैल्डेरा, तो वो येलोस्टोन कैल्डेरा। और येलोस्टोन कैल्डेरा जो है येलोस्टोन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो ग्रीन नेशनल पार्क है येलोस्टोन, उसी के अंदर पार्ट होता है। देखिए ये येलोस्टोन कैल्डेरा जो है ये येलोस्टोन प्लेट्यू पॉलिटिकैनिक फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ से कहाँ स्पेन करता है, वायोमिंग, इडाहो और मोंटाना इलाके तक फैला हुआ है। और इसको जो येलोस्टोन हॉट स्पॉट है उसी का ही कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये, कोटनरी कैल्डेरा का पार्ट है ये। और यह वोल्केनिक एक्टिविटी से बना हुआ है जो कि 17,000 किलोमीटर स्क्वायर फुट है और लाइज लार्जली विद इन येलोस्टोन नेशनल पार्क। यानी जो येलोस्टोन नेशनल पार्क के अंदर में ही है येलोस्टोन कैल्डेरा, जो कि 17,000 किलोमीटर स्क्वायर फीट बड़ा है। और यह 4 ओवरलैपिंग कैल्डेराज में है, जिसमें मल्टीपल लावा डोम्स है, क्रेटर लेक्स है और टफ डिपॉजिट्स है। हम किसकी बात कर रहे हैं, येलोस्टोन कैल्डेरा, जो कि येलोस्टोन नेशनल पार्क का हिस्सा है। और यह 17,000 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। और ये येलोस्टोन हॉटस्पॉट जो वोल्केनिक से रिलेटेड है, जो मतलब वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं, सुपर इरप्शंस होते हैं या बहुत ज्यादा इरप्शंस हुए थे, उसकी वजह से यह फॉर्म हुआ था क्वाटरनरी कैल्डेरा, जो येलोस्टोन कैल्डेरा भी है। यह जो वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी इसमें हॉटस्पॉट में, हॉटस्पॉट में जो 2.5 मिलियन ईयर्स अगो हुए थी और 3 मेजर इरप्टिव साइकिल्स हुए थे। और यह बहुत ज्यादा, ये दिखा कि बहुत ज्यादा हाई मात्रा में मतलब सुपर वोल्केनोज हुए थे उस टाइम पे। जो पहला सुपर इरप्शन हुआ था वो आइलैंड पार्क कैल्डेरा में हुआ था, जो कि 2.08 मिलियन अगो हुआ था। और उसी के साथ हमें हकलबेरी रिजर्व टफ भी मिला था। कब, 2.808 मिलियन अगो आइलैंड पार्क कैल्डेरा। और सेकेंड इरप्शन कब हुआ था, 13 मिलियन अगो, जिसकी वजह से बना था मेसा फॉल्स टफ। तो आप याद रखिएगा, पहला सुपर इरप्शन से बना था हकलबेरी रिज टफ, दूसरे वाले से बना था मेसा फॉल्स टफ, और मोस्ट रिसेंट में अभी जो हुआ है लावा क्रिक टफ बना था, उसी के नाम से हम जानते हैं येलोस्टोन कैल्डेरा। और येलोस्टोन कैल्डेरा, अब 3 चीजें हमने देखा। फर्स्ट वाले में क्या था, हकलबेरी रिज टफ, दूसरे वाले में मेसा फॉल्स टफ, तीसरे वाले में लावा क्रिक टफ, और येलोस्टोन कैल्डेरा भी आया था उसी टाइम पे। और 1 मार्च 1872 को येलोस्टोन नेशनल पार्क बना था और वर्ल्ड की पहली नेशनल पार्क थी। और क्रिएटेड बाय द 42nd यूएस कांग्रेस अंडर द येलोस्टोन नेशनल, ये जो एक्ट लाया गया था येलोस्टोन नेशनल पार्क प्रोटेक्शन एक्ट, उसी के तहत यह नेशनल पार्क बनके तैयार हुआ, वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल पार्क। फिर है ये जो पार्क है वो 2.2 मिलियन एकड़ में फैला हुआ है, जो कि कहाँ कहाँ है, वेमिंग, मोंटाना और इडाहो जैसे इलाके तक फैला हुआ है। और ये लार्जेस्ट प्रोटेक्ट एरिया है यूनाइटेड स्टेट में। यानी यूनाइटेड स्टेट की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया कोई है तो वो है येलोस्टोन कैल्डेरा। यहाँ पे जियोथर्मल एक्टिविटी होती है इस पार्क एरिया में, जो कि 5 से 10 माइल तक देखा जाता है। और 1978 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था, ताकि इसकी इकोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस को बचाया जा सके। तो ये था येलोस्टोन कैल्डेरा से रिलेटेड सारी बातें। अब आपको जो हमारे फॉर्मेट है अकॉर्डिंगली उसके आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं और आंसर आपको कमेंट करना है। उसके बेसिस पे आपको एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आज का जनरल, ये डेली जर्नल अवेयरनेस क्यूज है, जनरल जीएस के बेस पे है, लेकिन होगा कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में डायरेक्टली पूछ देगा कि ये 25वां गेम्स कब हुआ था, ये हुआ था। अब उस गेम से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन होगा तो वो जीएस का पार्ट हो जाता है। तो जीएस के पार्ट से इसको हम जो करंट अफेयर है और जीएस का कंबाइन करके एक जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि काफी यूजफुल होगा करंट अफेयर को याद करने के लिए भी और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन को भी याद करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा।
पहला क्वेश्चन है विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज नेम सोर ऑफ बंगाल। फिर अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिसोर्स इज रिन्यूएबल। फिर अगला क्वेश्चन सॉइल इरोजन से रिलेटेड है। फिर अगला है कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को 2 बार काटती है। पांचवा क्वेश्चन है ग्रेडेड प्रोफाइल के ऊपर। सिक्स क्वेश्चन है सिंक होल फिनोमिना के बारे में। सेवेंथ क्वेश्चन है लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल रेलवे वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। फिर अगला क्वेश्चन है रिवर कौन सा जो ओरिजिनेट नहीं करती इंडियन टेरिटरी से। फिर अगला क्वेश्चन है इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंज्यूमर वाटर के रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है एटमॉस्फेयर के लेयर के ऊपर। तो ये सारे क्वेश्चन है, एक बार मैं फिर से धीरे धीरे करके उसको आगे पीछे कर देता ताकि आप स्क्रीनशॉट लेने में आपको आसानी हो। तो ये था आज का करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो, जो कि हमारे इस प्रोग्राम का नाम है डेली करंट अफेयर प्रोग्राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और आपने आंसर कमेंट किए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।